ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में हम दो महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो रणनीतियां बना रही है, जिस तरह से वॉर रूम का गठन किया जा रहा है, जिसकी सेंट्रल कमांड चंडीगढ़ में होगी, हर एक जिले में वॉर रूम होगा और ये वॉर रूम चंडीगढ़ से जुड़ा होगा। इस पूरी कवायद का फायदा क्या होगा? क्या जो अग्रणी प्रचार, एक तरह से अग्रणी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, क्या चुनावों में, परिणामों में इसका फायदा वो ले जाने की स्थिति में होगी या फिर नहीं? जल्दी से एक बार फिर से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी वीर कुमार यादव जी हैं, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता INLD इंडियन नेशनल लोकदल राजीव जेटली साहब हैं, हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी आशीष दुआ साहब हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित बंसल साहब भी हैं। दुआ साहब, कुछ सवाल वीर कुमार यादव जी ने उठाए, कुछ ऐतराज जेटली साहब के थे, क्या जवाब है आपके पास इन सारी चीजों का? देखिए, पहले तो मैं बंसल साहब की बात को आगे रखूंगा कि इन्होंने जो कहा कि ये सारे मीडियम जो हैं एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। कोई इंडिविजुअली कोई भी मीडियम अकेले में कामयाब नहीं है आज की डेट में। अलग अलग सेगमेंट्स हैं, सोसाइटी के एज ग्रुप्स हैं, जिनको अलग अलग टारगेट करने के लिए अलग अलग मीडियम इफेक्टिव होंगे। ठीक। दूसरा, जो हमारे मित्र ऑपोजिशन पार्टी से जो वीर कुमार यादव जी जो कि लोकसभा की जीत के लिए उस पर काफ़ी एग्रेसिव भी हैं और काफ़ी एरोगेंट भी हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा भरोसे में हैं कि स्टेट के इलेक्शन में ये जीत हासिल करेंगे। पर स्टेट का इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल अलग इलेक्शन है। एक बात मैं ये कहूँगा, और जिससे आप सब लोग सहमत होंगे, कि हम कमियां मानते हैं और कुछ ये कि हम अपना पक्ष नहीं रख पाए, तो यूपीए सरकार से लेकिन इस बात का जवाब जेटली साहब ने दिया कि आपने बहुत पैसा खर्च किया तब भी पक्ष नहीं रख पाए। पैसा हमने खर्च नहीं किया। कैसे माना जाए कि इस बार जो वॉर रूम बनाकर आप पक्ष रखेंगे वो कामयाबी होगा? पैसा हमने खर्च नहीं किया। लोगों में कुछ डिससैटिस्फैक्शन थी जिनको ऑपोजिशन ने भुनाया और उसको कैश किया। दूसरा, स्टेट में इस तरह का कोई मैटर नहीं है। स्टेट में काम हुए हैं, 10 साल में जितना काम हुआ है, 9.5 साल में जितना काम हुआ है, अगर पूरा इतिहास उठा के देखें और पूरे 37 साल की हम वीर कुमार यादव जी ने कई योजनाएं गिनवा दी। उन्होंने बिजली, पानी, किसानों की स्थिति, ऐसा इंडिविजुअल भेदभाव के आरोप आपकी सरकार पर लगे हैं। देखो, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ एबरेशंस हो सकती हैं, बट इन जनरल अगर आप होलिस्टिक पिक्चर देखें तो आज जो स्टेट जिस कंडीशन में है वो दैट इज द मैक्सिमम। गुजरात से बहुत अच्छा काम हुआ है वहां पर, और जिसको हमें बताना है लोगों को कि खाली गुजरात ही नहीं है, देश में हरियाणा भी है। दूसरा, बीजेपी की जहां तक मैं स्टेट में बात करता हूं जी, तो स्टेट में इनका कोई बेस तो है नहीं। जो कैंडिडेट्स भी कांग्रेस लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं उसमें कितनी विधानसभाओं पर इनको बढ़त मिली है, बेस नहीं है। ये आंकड़ा तो आपके पास होगा। मैं ये मानता हूं बेस नहीं है इनका। वो उसका एक पर्सनल उसके बेसिस पे वोट मिले इनको। लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा, लोकल कैंडिडेट नहीं देखा है। इस बार देखा जाएगा, इस बार लोकल कैंडिडेट भी देखा जाएगा, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, और हमारा मुद्दा डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट रहेगा, और हम इसी मुद्दे पे जनता के बीच में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा गठबंधन की बात मैं करता हूं, जो जिस तरह की हरियाणा की जनता समझ रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने हमेशा या दूसरे के कंधे पे चढ़ के पावर हासिल करने की कोशिश की है। वाले विषय पे हम आएंगे। हम जरा आपकी बात पर टिप्पणी ले लें वीर कुमार यादव जी से, जेटली साहब से भी उसके बाद हम उनकी राय जानेंगे। जेटली, वीर कुमार यादव जी, दुआ साहब ये कह रहे हैं कि आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, लोकसभा चुनाव अलग बात है, विधानसभा चुनाव अलग बात है, कैसे मुकाबला करेंगे सर आप लोग? वो बता रहे हैं कि 10 सालों में प्रदेश में काम हुए हैं और इन बातों को वो जनता के बीच ले जाएंगे। काम कितना हुआ इसका एग्जाम्पल तो इनके स्वयं जो राज्यसभा सांसद जो पूर्व में केंद्रीय यानी आज जो केंद्र में मंत्री रही है पहले, उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास हुआ ही नहीं, केवल एक स्थान पर विकास हुआ, वहां पर एनर्जीत मिल गई। यानी ये हम ही नहीं कह रहे, इनके अपने जो है सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, असंतुलित विकास की बात कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, देखिए वो पहले ही कहा है कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, इसलिए उनको दुख होगा। ये जो सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज दुआ साहब प्लीज सुन लीजिए। अभी जो रिजल्ट्स आए आपके सामने सेगमेंट्स में बता दूं, हरियाणा के अंदर 52 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने लीड की। हमने 72 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा, 18 पर हमारे सहयोगी दल लड़ रहा था और 12 पर हम सेकंड पोजीशन पर आए। कांग्रेस तो मात्र 15 पर सिमट कर रह गई।
तो आज जो कांग्रेस पार्टी जिन विधानसभाओं में इनके मंत्री हैं, सीटिंग मंत्री, वो विधानसभा कांग्रेस पार्टी हार गई। इनकी उपलब्धियां कहां चली गई, इनका विकास का काम कहां चला गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हम एक बात बताना चाहते हैं कि लोग बहुत जागरूक हैं। ये कहना कि वो गुमराह हो गए, ये सरासर गलत बात है। मुझे एक वर्ड बता दीजिए, अभी आपने अपने ब्रीफिंग में क्या कहा? मैं बीच में फिर बोलना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आज प्लीज मुझे बताइए कि आपका कर्मचारी आज केंद्र की तरफ जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर टीचर जो है आज हताश है, निराश है, रोडवेज कर्मचारी हताश है, निराश है। कौन सा वर्ग संतुष्ट है? आप बताइए, कर्मचारी संतुष्ट है, किसान है, व्यापारी है, विद्यार्थी कौन है? इसलिए आज हरियाणा में जिस प्रकार की एनआरकी है, जिस प्रकार से दलित और विशेषकर महिला दलित उत्पीड़न हो रहा है, कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार में दलित उत्पीड़न हुआ। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी फूलचंद मुलाना ने कहा कि मेरा उत्पीड़न केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक दलित परिवार से आ रहा हूं। चौधरी ईश्वर सिंह कह रहे हैं। तो मेरा कहना यह कि हम कह रहे विषय यह नहीं है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष दलित ही है, इनके महामंत्री, सीनियर लीडर वो पुष्टि कर रहे हैं। एक जगह पे दुआ साहब एक बात कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जेटली साहब वो कह रहे हैं हरियाणा में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले, इस बार बीजेपी को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले दुआ साहब की बात, दूसरी बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया से हमारी बात शुरू हुई थी। कितनी हैरानी की बात है कि सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया होता क्या है। ये कहते हैं हमारा वॉर रूम सोशल मीडिया से चलेगा। अगर आप इस अंग्रेजी शब्द को ढंग से समझे तो सोशल मीडिया ये होता है समाज, कह रहे हैं कि ये एक सोशल मीडिया को अपने वॉर रूम से कंट्रोल करेंगे। मैं यही बताना चाहता हूं। अगर इस शब्द को समझा जाए सोशल मीडिया का मतलब है अगर मेरे आस पड़ोस, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में कोई बात हो रही है, उसे मुझे जनता तक पहुंचाना है या मेरे अपने किसी संबंधी को पहुंचाना है या अपने दोस्तों को पहुंचाना है, तो मैं उस मीडिया का यूज करता हूं। अगर ये सोशल मीडिया को अपने प्रचार के लिए यूज करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके पास ऑलरेडी बजट है, जिसको ये ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, मेरी बात को सुनिए, ये पहले से ही बहुत खर्चा कर चुके हैं। अब ये सोशल मीडिया मतलब आप सुनिए, इन्होंने एक शब्द बोला, हमारे इतने वॉलंटियर हैं जो इस काम को करेंगे और आपके पेड वर्कर और हमारे पेड वर्कर, जैसे इन्होंने बताया, जैसा कि इन्होंने बताया। मेरी बात तो सुनिए, इसका मतलब हो गया झूठ का ओरिजिनेशन जहां से उपज होगी वो इनका वॉर रूम होगा, उसको फैलाने का काम इनके वॉलंटियर करेंगे। इसका ये मतलब हुआ। दूसरी बात ये सोशल मीडिया, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना दूसरी बात ये सोशल, इस बारे में आप कह रहे थे कि वो आपके झूठ को रोकने के लिए वॉर रूम का इस्तेमाल। देखिए, आप मैंने आपको सबसे पहले एक बात रखी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो जनता नहीं जानती है, कांग्रेस सरकार द्वारा क्रिएट की हुई। अब ये उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कितने झूठों की उपज क्रिएट करेंगे और उसको फिर अपने वॉलंटियर से फैलाएंगे। अगर इसको ही सोशल मीडिया का नाम देते हैं तो मुझे लगता है इट इज इनजस्टिस। मैं इस बारे में मैं किसी भी विवाद में जाए बिना एक बात कहना चाहता हूं कि ये वार रूम का जो शब्द है, ये वार रूम का शब्द केवल मनोवैज्ञानिक लाभ उठाने के लिए किया गया। आज जो स्थिति है वो कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है कि जो जनता से कहेगी जनता मान लेगी। आज कांग्रेस की पार्टी के नेता और जनता पूरी तरह से कांग्रेस से मुंह भंग हुआ है। अभी 2 महीने बाकी बचे हैं। इन 2 महीने में जनता मोदी सरकार और मोदी के कार्यकलापों को बहुत नजदीक से वॉच करेगी और उन वॉच करने के बाद अगर उसमें उसको लगता है कि इससे कुछ लाभ होने वाला है तो सर्टेनली थोड़ा बहुत मोह भंग दूर होगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इस वार रूम से कोई बहुत बड़ी रणनीति निकल के आएगी, क्योंकि लोग तो वही हैं, पार्टी वही है, विचारधारा वही है और जो एम्स उद्देश्य जो है वो भी वही है। इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। ये केवल मनोवैज्ञानिक दबाव है जो वो लेना चाहते हैं। तो लेकिन बंसल साहब, ये मनोवैज्ञानिक दबाव किस पर डालना चाहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक विपक्षियों पर डालना चाहते हैं कि हमने वॉर रूम बना लिया है, या फिर जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास वॉर रूम में हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी हर समस्या की दवाई हमारे पास है? क्या इसे किसको अगर आपको ऐसा लगता है कि जनता को डराना चाहते हैं वॉर रूम के नाम से, क्योंकि कोई ऐसी बात तो इनकी नजर नहीं आई है कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई वॉर जैसी जनता को डराने वाली बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ
कि ये जो वार रूम या जो सोशल मीडिया या जो ताना बाना बुना जा रहा है वो केवल